सर जैसे अब मैं कहूँगा 1 साल पहले तक बहुत से लोग इतने अवेयर नहीं थे अबाउट ब्लैक मैजिक, और हमने भी जब हमने इनिशियली एपिसोड्स करे, बट बाद में अगर आप हमारा लेटर पार्ट देखेंगे, द लास्ट आई थिंक 4-5 मंथ्स हमने बहुत ही कम एपिसोड्स करे हैं। हुँ, हुँ। मेजरली बिकॉज़ मुझे ऐसा भी कई बार फ़ील हुआ इंटरनेट पर कि लोग ना डराने की भी बहुत कोशिश करते हैं राइट, ब्लैक मैजिक से, राइट। कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी मतलब अपने बेनिफिट के लिए किसी को ऐसा यूज़ करना इज़ नॉट द ग्रेट थिंग। हुँ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अवेयरनेस भी आ गई है। तो ये बात सच है कि जब हम एंटिटीज़ की बात करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, और ये हमारे बोलने से नहीं, लोग खुद फ़ील करते होंगे हुँ, अपनी हुँ, लाइफ़ में, या अपनी हुँ। लाइफ़ में यार किसी न किसी का वो एक आई थिंक अ, उस एरिया में वो अपने आप को भी रिलेट कर पाएँगे, उनका कोई रिश्तेदार बता रहा होगा मेरे साथ ये होता है, तो हुँ। हर वो खुद खुद रिलेट करता है। क्या कोई पास्ट लाइफ़ का आपका कोई ऐसा केस है जिसमें कोई मेबी बॉडी में साइन्स ऐसे दिख रहे हों और वो आप लाइव देख पाए हों, कुछ ऐसा? आपको मैं ना अभी रीसेंट का केस बताता हूँ। मेरे पास पिछले साल एक केस आया, वो एयर इंडिया में काम करते हैं, क्रू में हैं, ठीक है? तो उनका क्या था कि काफ़ी टाइम से वो ले ऑफ पे थे। हेल्थ इश्यूज़ थे, कुछ सर्वाइकल प्रॉब्लम थी और उनकी वाइफ़ की भी जॉब जो थी, वो भी एक एयर होस्टेस थी। उनकी जॉब चली गई थी कोविड टाइम में और उसके बाद वो दोबारा लगी नहीं थी। अब उनके साथ क्या था कि देखो अगर ले ऑफ पे रहेंगे, सैलरी नहीं आएगी। कितना टाइम सैलरी आती है? छुट्टियाँ जब तक होती हैं, तब श्योर। तक ही आती हैं पेड लीव्स, उसके बाद तो लीव विदाउट पे है। हुँ, तो वो लीव विदाउट पे पे चल रहे थे, ठीक है? तो वो आए किसी रेफ़रेंस के थ्रू आए थे मेरे पास। तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। फिर मैंने उनकी जब कुंडली वगैरह देखी, हॉरोस्कोप देखी, तो उनके साथ ना ऐसी कुछ चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए थी। अब सोचो ना कि कुंडली में तो दिखा रहा है कि ये आपका ग्रोथ का टाइम है, पर आप तो जा रहे हो नीचे, हुँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हुँ, तो इवेंचुअली मैंने उनसे उनकी फ़ोटोग्राफ्स ली तो फिर उसका ऑरा निकलवाया था। आई गॉट टू नो कि इसके साथ कुछ ब्लैक मैजिक जुड़ा हुआ है हुँ, और कुछ स्पिरिट्स का भी आना-जाना हो सकता है। क्योंकि ऑरा इतना टूटा हुआ था कि जैसे एक इंसान अब घर होता है, अगर घर बना रहे हो उसको छोड़ दो बीच में तो खंडर बन गया। उसी तरह से आपका ऑरा भी जो है वो खंडर की तरह बन सकता है, इतना टूटा-फूटा हो सकता है। तो अगर ओपनिंग्स हैं तो कभी भी एक स्पिरिट आ सकती है और अपना काम करवा के जा सकती है। तो वो कई सारी ट्रीटमेंट्स ले रहे थे, कई सारी सेशंस लेते थे, कई जगह पे जाके थेरेपीज़ लेते थे, पर हो कुछ नहीं रहा था। वो किसी नई ट्रेनिंग में भी बैठते थे, ट्रेनिंग भी नहीं कंप्लीट कर पाते थे। तो फिर मैंने उनकी हीलिंग शुरू की, ठीक है? कुछ टाइम में उनकी जॉब दोबारा से वर्किंग में आ गई, काम करने लग गए। चलो, उनको ये था कि चलो अब हुआ है, तो शायद कुछ दिनों में फिर वही हिकअप ना आ जाए, कहीं मैं वापस घर पे ना बैठ जाऊँ। तो करते-करते पहली सैलरी आई तो ही वाज़ हैप्पी, सेकंड सैलरी आई तो ही वाज़ हैप्पी, मतलब एक लंबे ले ऑफ के बाद। तो करते-करते जी फिर उन्होंने बोला कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम्स भी कैसे ठीक हो सकती हैं? तो मैंने उनको बताया कि देखो मुझे अपने घर की किसी दीवार की फ़ोटो भेजो। उन्होंने भेजी, तो सेम एनर्जी वहाँ पर भी थी। हुँ, तो मैं कहा देखो आपके घर पे भी है क्योंकि आप जो आप पे होगा वो आपके घर पे जाएगा और अगर आपके घर पे हुआ है तो वो आप पे आएगा। तो मतलब एनर्जी तो सेम ही रहेगी ना जहाँ पर रहोगे। तो इवेंचुअली बात ये हुई कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ, कई सालों से बेचना चाहता हूँ, पर ये बिक नहीं रहा। अब हीलिंग में मैंने उस चीज़ को भी ऐड किया कि चलो इनका मकान बिके ताकि ये आगे बढ़ सकें। अब मकान बिकने के बाद अब ये भी एक लायबिलिटी थी कि चलो अ, जितना भी टाइम पीरियड हमें मिलेगा कि फाइनल पेमेंट से पहले, जैसे एक होता है ना टोकन मनी होता है, फिर उसके बाद फाइनल पेमेंट हम एक एक टाइम पे करेंगे। तो 4 महीने, 5 महीने, उस दौरान मुझे घर भी ढूँढना है, पर घर एक नहीं ढूँढना, 2 ढूँढने हैं। क्योंकि उस घर से 2 बेटे हैं, मतलब एक तो वो खुद हैं, एक उनके ब्रदर भी हैं। तो प्रॉपर्टीज़ भी 2 लेनी है। इतना बिक जाए, इतना अमाउंट आ जाए कि हम दोनों के मकान भी बन जाएँ। वो काम भी हो गया, उनके मकान भी बन गए। अब पिछले कुछ टाइम से मैंने उनको बोला था कि अब मैं आपका क्लोज़र करूँगा, कि हीलिंग की एक लिमिट होती है, उसके बाद मैं क्लोज़र करूँगा, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो वो ना इतना ऑप्टिमिस्टिक मेरे को दिखे नहीं कि वो क्लोज़र करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा था कि चीज़ें सुधर रही हैं। अब उनको डर था कि कहीं चीज़ें बिगड़ ना जाएँ। तो मैंने उनको ना थोड़ा ये बोल दिया था कि देखो आप तो क्योंकि क्रू पे हैं, वो तो बार-बार ट्रैवल करते रहते हैं। तो मैंने उनको बस इतना बोल दिया कि आप ना ध्यान रखना अपना, कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी हो तो मेरे को बताना ज़रूर। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने मेरे को बताया
मेरे पास पिक्चर भी है उसकी, मैं दिखाऊंगा आपको, आप चाहो तो लगा सकते हो। वो कहते हैं कि मैं एक जगह पे था, मैं उस जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। एक जगह पे था, वहाँ पर मेरी फ़्लाइट लैंड की, मैं गया होटल में, जाके मुझे सोना था, मैं लेटा हुआ हूँ और मुझे एकदम से ना एक लेडी की आवाज़ आती है, हेलो, हेलो करके। तो कहते हैं मैं पहले तो सोच रहा कि पता नहीं शायद दूसरे कमरे से आवाज़ आ रही है। फिर मैंने उसको इग्नोर किया, काफ़ी देर इग्नोर किया, उसके बाद दोबारा फिर वही आवाज़ आ रही है। इवेंचुअली मैंने उठ के देखा, अपना सारा कमरा देखा तो कुछ नहीं था। मैं फिर आके लेटा, फिर थोड़ी देर बाद ये काम हुआ। तो कहते हैं तकरीबन आधा पौना घंटा यही चलता रहा। कहते हैं उसके बाद जब मैं उठा अपनी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए कि मैं अब उठूँ, तैयार हूँ, नहाऊँ वगैरह, तो नहाने के टाइम पे उनको दिखा कि उनके रिब केज के पास कुछ नेल्स के निशान हैं, स्क्रैचिंग के निशान हैं। तो जैसे ही उन्होंने बोला, मेरे को सच मैं कहा मैंने उनको ये पूछा, मैं कहा आपको निशान जो दिखे हैं, वो 3 स्क्रैच थे या 4 थे? तो वो कहते आपको कैसे पता स्क्रैच होंगे और इतने होंगे? तो मैं कहा नहीं आप बताओ मुझे, काउंटिंग बताओ। तो उन्होंने बोला कि 3 हैं बट एक बहुत लाइट है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे पिक्चर भेजो। तो वो स्क्रैच की पिक्चर है मेरे पास, ठीक है। तो फिर उसी टाइम में उनकी वाइफ के साथ भी उनके घर पे कुछ और हुआ। मतलब वो तो एक डेस्टिनेशन पे थे, उनकी वाइफ तो घर पे ही थी। उसी टाइम में उनकी वाइफ के साथ भी रात में कुछ हुआ। तो मैंने उनको यही समझाया कि जब आपकी हीलिंग चल रही है और आपका मैं क्लोज़र कर रहा हूँ, तो इस दौरान हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि कुछ अनयूजुअल हो तो बताना, कि जो स्पिरिट होगी ना आपके आस-पास, वो जो पहले फ्रीली अंदर बाहर होती थी, वो अब अंदर आके जब बाहर निकल रही है तो आपको एक तरह से तंग करके जा रही है कि तूने मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया, मैं दोबारा नहीं आ पाऊँगी। तो वो आपको कोई ना कोई निशान देके जा रही है। सो दैट्स अ गुड साइन। एट एट द मोमेंट दैट्स अ गुड साइन। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो इन नेगेटिव एनर्जीज के साथ जुड़े होते हैं, बट उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसका ट्रीटमेंट भी होता है। इसलिए ना ही डरने वाली बात है और ना ही बहकावे में आने वाली बात है। तो बहुत सिंपल सी एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना कि आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ कर सके, तो पहले तो अपना डीएनए देना बंद करो। बहुत से लोग हैं जाके ना नेल आर्ट कराते हैं, नेल्स वहीं पे कटवाते हैं। तो नेल्स देने से भी आप एक तरह से अपना डीएनए दे रहे हो। एक एक ऐसे ही नेल्स के कारण ही किसी की कोख बंधी हुई थी। तो किसी एक लेडी थी जो गई कनाडा अपने दोनों दोस्तों की शादी में। अब जो लड़का था लड़के के साथ उस लड़की का पहले अफेयर रहा था। पर अब शादी हो रही है उसकी किसी और के साथ, क्योंकि उसके साथ ब्रेकअप हो गया था उसका। अब वहाँ वो शादी में गई है क्योंकि वो तीनों फ्रेंड्स हैं। वहाँ पर जैसे होता है ना, मैंने आपको बताया नेल आर्ट वगैरह करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो नेल कटे थे उस ब्राइड के, लड़की दुल्हन के। तो दुल्हन के जब नेल्स कटे तो उसने वो नेल संभाल लिए और डॉल बनाते हैं ना ब्लैक मैजिक के लिए, उसमें उसके पेल्विस एरिया में वो नेल्स खोबे हुए थे उसने। तो एक डॉल में, सिर्फ डॉल में, ठीक है, जिसकी वजह से उसका संतान नहीं हो पा रही थी। तो जब वो उसका ट्रीटमेंट किया, उसका जब हीलिंग की है, तो वहां से उसको वो नेल्स जो है अपनी अलमारी के अंदर से निकले। सोचो नेल्स कटे थे कनाडा में और मिले कहाँ पर, इंडिया में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हुआ है। तो ये अपना डीएनए नहीं छोड़ना चाहिए। हम पानी पीते हैं ग्लास में, किसी के घर जाकर हम पानी छोड़ाते हैं, अपना सलाइवा छोड़ा है। अपने बाल जो होते हैं हमारे झड़ते हैं तो कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं। हमें यही नहीं पता होता, हमारे कपड़े गायब हो जाते हैं तो हम उसका ध्यान नहीं देते। सो वी शुड बी, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अपना डीएनए मत छोड़ो और जहाँ जाते हो बड़े तरीके से ये सोच समझ के जाओ कि अपना डीएनए छोड़कर नहीं आना।